हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम की डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले दोनों ही रीजन्स जो क्वाड्रेंट 1 में लाई करते हैं, जिसे हम प्लॉट करते हैं, उनके कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं और स्लोप के बारे में एक दो चीज़ें जान लेते हैं ताकि डेरिवेशन के टाइम आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपको पता है मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम में हम पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लॉट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट दो रीजन्स में डिवाइडेड होता है, रीजन 1 और रीजन 2, और दोनों ही रीजन्स को प्लॉट करने का तरीका डिफरेंट होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दोनों रीजन्स में स्लोप जो होता है एलिप्स का या कर्व का स्लोप जो होता है, कर्व मतलब मैं यहाँ पे एलिप्स ही बात कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्लोप ऑफ कर्व मेंशन किया है, यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब कर्व रेफर्स टू द एलिप्स जो हम अभी प्लॉट कर रहे हैं। जो एलिप्स का स्लोप होता है रीजन 1 और रीजन 2 में डिफरेंट होता है। इसी वजह से हमें पूरे क्वाड्रेंट को और दोनों रीजन्स को सेपरेटली डिफरेंट तरीका फॉलो करते हुए प्लॉट करना पड़ता है। सर्कल के केस में पूरे सर्कल का सेम रेडियस होता था, डिफरेंट रेडियस नहीं होता था। लाइक एलिप्स के दो डिफरेंट रेडियाई होते हैं, RX और RY, ठीक है। इसीलिए दो डिफरेंट रीजन्स बनते हैं विद डिफरेंट स्लोप्स। स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट्स के साथ। क्वाड्रेंट 1 के रीजन 1 की मैं बात करूं, यानी अगर ये एलिप्स का पहला क्वाड्रेंट है और ये रीजन है रीजन 1, तो इस रीजन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0,RY, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट हम पहला पॉइंट होगा जो प्लॉट करेंगे अपने एलिप्स को प्लॉट करते वक्त या एलिप्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्लॉट करते वक्त। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है रीजन 1 का भी और क्वाड्रेंट 1 का भी। इस रीजन का स्लोप होता है लेस देन -1, और इसीलिए इस पर्टिकुलर रीजन में हम x डायरेक्शन में, इनफैक्ट पॉजिटिव x डायरेक्शन में यूनिट स्टेप्स लेते हैं, यानी x को इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1। हर आइट्रेशन में x तो 1 से इंक्रीज होगा ही, y को सेम रखना है या y को डिक्रीमेंट करना है, वो हर आइट्रेशन में हम डिसाइड करते हैं जब हम रीजन 1 प्लॉट करते हैं। लेकिन पहले क्वाड्रेंट के रीजन 2 की अगर मैं बात करूं, तो जो मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया, इसका स्लोप होता है ग्रेटर देन -1, और इसीलिए हम यहाँ पे हर आइट्रेशन में y को डिक्रीमेंट करते हैं, यानी न्यू y जो आएगा हर आइट्रेशन में वो होगा y इक्वल टू y -1, और x को इंक्रीमेंट करना है या नहीं वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये दो मेजर डिफरेंसेस आपको पता लग गए। इसके अलावा आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कैसे पता लगेगा कि रीजन 1 से आपको रीजन 2 में स्विच करना है, या फिर रीजन 1 के सारे पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं और अब रीजन 2 के मेथड को फॉलो करने की बारी है। इसके लिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब आप रीजन 1 प्लॉट कर रहे हो तो हर आइट्रेशन में आपको स्लोप चेक करना है, और स्लोप की वैल्यू चेक इसलिए करनी है क्योंकि जब आप ये बाउंड्री पे पहुंचोगे, ये जो बाउंड्री है दोनों रीजन्स को सेपरेट करने वाली, इस पर्टिकुलर बाउंड्री पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे ये बाउंड्री एलिप्स को कट करती है, उस पे स्लोप होता है एलिप्स का -1, ठीक है। रीजन 1 की आइट्रेशंस करते वक्त जैसे ही आपका स्लोप -1 हो जाता है, आप उस टाइम स्विच कर जाओगे फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 2, ठीक है। या फिर जैसे ही आपका स्लोप लेस देन -1 से ग्रेटर देन -1 पे चेंज हो जाता है, तो आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि रीजन 2 को प्लॉट करने का टाइम है, ठीक है। अभी तक मैं स्लोप की बात कर रही थी, स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द एलिप्स। स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यहाँ पे मैंने एलिप्स की इक्वेशन लिखी है। एक्चुअली इस इक्वेशन में मैंने यहाँ पे जो a² b² लिखा है वो RX² और RY² होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने ये दोनों टर्म्स ऐसे ही लिखे हैं। आप चाहे कंप्लीट एलिप्स की इक्वेशन a और b के टर्म्स में लिखें, चाहे कंप्लीट इक्वेशन RX और RY के टर्म्स में लिखें, दोनों को मिक्स मत करिएगा, दिस शुड नॉट बी डन।
मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। सो बेसिकली स्लोप निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के y टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है और रिमेनिंग टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लिखा है। राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स है तो उनका सेपरेट डेरिवेटिव लेना कन्वीनियंट रहेगा। एक टर्म का कंप्लीट डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई x वैल्यू नहीं है। ये पर्टिकुलर टर्म और ये पर्टिकुलर टर्म कुछ डेरिवेटिव हमें देगा। तो हम जब डेरिवेटिव के फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी स्लोप ऑफ द एलिप्स की वो कुछ ऐसी आएगी। सो आपको ध्यान रखना है डेरिवेशन करते टाइम भी, यार इनफैक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी, कि जब ये पर्टिकुलर वैल्यू dy बाई डी एक्स -1 हो जाएगी तो आपकी बाउंड्री पॉइंट रीच हो गया है। और अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू या dy बाई डी एक्स ग्रेटर दैन -1 हो जाते हैं तो आप सेकेंड रीजन में लाइक करोगे उस टाइम। सो ये इक्वेशन होती है जब जो पॉइंट है जिस पे आप अब प्लॉट कर रहे हो या जो नेक्स्ट पॉइंट आया है वो उस बाउंड्री पे लाई करता है जो दोनों रीजन्स को सेपरेट करती है बाउंड्री। ठीक है, सो आई होप आपको स्लोप को कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब प्रोसीड करते हैं रीजन 1 की डेरिवेशन के साथ। मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम भी मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम से सिमिलर है कुछ डेरिवेशन की रिस्पेक्ट में, मतलब जो तरीका है वो हमें ऑलमोस्ट सेम फॉलो करना है। रीजन 1 में हमने कहा था कि हर आइट्रेशन में हम x को इंक्रीमेंट करेंगे यूनिट इंक्रीमेंट्स में, यानी यूनिट स्टेप्स में इंक्रीमेंट करेंगे, और y को देखेंगे कि y को सेम वैल्यू रखनी है एज कंपेयर टू प्रीवियस वैल्यू या फिर डिक्रीमेंट करनी है y की वैल्यू बाय 1। तो ये दोनों हमारे पिक्सेल्स हैं, वो दो पिक्सेल्स हैं जिनमें से हमें चूज़ करना है फॉर रीजन 1 की इन दोनों में से कौन सा पिक्सल सेलेक्ट होगा। सो मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम की तरह ही हम सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालेंगे। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को सम अप करके डिवाइड बाय 2 करा है और y कोऑर्डिनेट्स को सेपरेटली सम अप करके डिवाइड बाय 2 करा है। तो ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। अब इस मिड पॉइंट को हमें एलिप्स की इक्वेशन में रखना है। यहाँ पे एलिप्स की ये इक्वेशन है, जब मैं x और y की जगह मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी x के +1 सब्स्टिट्यूट करूँगी और y की जगह y के -½ जो कि मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो सब्स्टिट्यूट करूँगी, तो ये इक्वेशन बनेगी। और ये मेरा रीजन 1 का डिसीजन पैरामीटर है, इसलिए मैंने इसे P1 लिखा है फॉर kth आइट्रेशन। मतलब किसी भी आइट्रेशन में जिसे मैं kth आइट्रेशन कह रही हूँ उसके लिए ये डिसीजन पैरामीटर है। अब इसी डिसीजन पैरामीटर को अगर मैं नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए लिखना चाहूँ तो बेसिकली मैं रीजन 1 की k+1th आइट्रेशन के लिए ये डिसीजन पैरामीटर लिखना चाह रही हूँ। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन 1, इसमें xk की जगह x ऑफ k+1 पुट कर देना है और yk की जगह y ऑफ k+1। आप नोट करेंगे बाकी किसी टर्म में कोई चेंज मैंने नहीं करा है और ये वैल्यू आ गई आपकी P1 ऑफ k+1। ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप जो x ऑफ k+1 है उसको x ऑफ k+1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के लिए या इस कोऑर्डिनेट के लिए हम श्योर हैं कि नेक्स्ट आइट्रेशन में इसे +1 हम करेंगे ही। y के लिए हम श्योर नहीं है, इसीलिए y ऑफ k+1 को हम ऐसे ही लिखेंगे। सो इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे बस यही चेंज है कि x ऑफ k+1 को हमने xk+1 लिखा है एंड इस पूरी इक्वेशन को एज इट इज़ कॉपी किया है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब क्योंकि हम चाहते हैं न्यूमेरिकल करते वक्त नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर जो हर आइट्रेशन में हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रीवियस आइट्रेशन के डिसीजन पैरामीटर से ही कैलकुलेट हो जाए, इसीलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जो कि हमें देगा
P1 k+1 माइनस P1 ऑफ k, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 2 का पहला टर्म लिखा है, उसके बाद इक्वेशन 1 का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म लिखा है, क्योंकि ये दोनों ही ry² से स्टार्ट हो रहे थे। उसके बाद इक्वेशन 2 का सेकेंड टर्म, इक्वेशन 1 का सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करके, और ये दोनों लास्ट टर्म, इन दोनों के साइंस डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को एक्सपैंड करते हैं। ये है a, ये है b, तो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a का स्क्वायर यानी xk प्लस 1 इस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab। सो इस ब्रैकेट के होल स्क्वायर को मैंने एक्सपैंड किया है। सिमिलरली यहाँ पे इस होल स्क्वायर को एक्सपैंड किया है एंड सेम फॉर द रिमेनिंग 2 ब्रैकेट। अब जो ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है, इन दोनों में स्टार्टिंग टर्म ry² कॉमन है, तो मैंने ये कॉमन लेके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स लिखे हैं, माइनस साइन को इंक्लूड करा है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जब आप इस टर्म को भी एक्सपैंड करोगे, ry² आपने कॉमन लिया, यहाँ पे इस टर्म को एक्सपैंड किया तो वैल्यू आएगी x ऑफ k होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स के इंटू 1, तो 2xk। फिर ये दो रिमेनिंग टर्म्स आपने एक्सपैंड करके लिखे और माइनस करके ये सारे टर्म्स, तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। और ऐसे ही इन दोनों ब्रैकेट्स में से इस टर्म को कॉमन लेना है r(x²) और रिमेनिंग टर्म्स को लिखना है। यहाँ पे भी दो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे मैंने डेलिब्रेटली 2 ऑफ xk और 2 को कंबाइन किया है और ऐसे लिखा है ताकि ये x ऑफ k प्लस 1 बन जाए। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें और फाइनल इक्वेशन लिखें डिसीजन पैरामीटर की, तो आसानी से आपको समझ आ जाए और आप न्यूमेरिकल भी ईजियर तरीके से कर पाएँ। यू विल सी दैट वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल। सो मैंने इस तरीके से ग्रुप करके इस टर्म को लिखा है और जो तीसरा टर्म बचा था उसे मैंने यहाँ पे लिखा है एंड ये एज इट इज़ रिमेनिंग टर्म्स कॉपी करे हैं। सो इसके बाद आप फर्दर एक्सपैंड नहीं कर सकते इस पूरी इक्वेशन को, इसीलिए अब टाइम है y ऑफ k प्लस 1 की दो केसेस को एक्सपैंड करना। यानी दो केसेस क्या हो सकते हैं, अगर प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर लेस देन 0 था तो y ऑफ k प्लस 1 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे y ऑफ k से, और अगर प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0 था, ये केस आपको ध्यान रखना है, अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था तो आप इस टर्म को रिप्लेस करोगे y ऑफ k माइनस 1 से, ठीक है। सो इस पूरे इक्वेशन के अब दो डिफरेंट केसेस बन सकते हैं फॉर 2 डिफरेंट डिसीजन पैरामीटर्स दैट वर प्रेजेंट इन द प्रीवियस आइट्रेशन। सो ये सेम लास्ट पेज वाली इक्वेशन है, बस इन दो टर्म्स को हम दो डिफरेंट तरीके से रिप्लेस करेंगे। अब अगर हमारा प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर लेस दैन 0 है तो ये दोनों ही टर्म्स yk से रिप्लेस हो जाएंगे। ये टर्म बनेगा y ऑफ k² विच विल बी कैंसल्ड, और ये टर्म बनेगा माइनस yk जो प्लस yk से कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल डिसीजन पैरामीटर आएगा और उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। यानी जब प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर लेस दैन 0 है तो नेक्स्ट आइट्रेशन के डिसीजन पैरामीटर को आपको इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपडेट करना है। लेकिन अगर प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0 है तो आप y ऑफ k प्लस 1 यानी इन दो टर्म्स में y ऑफ k माइनस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पे इन दो टर्म्स में जब मैंने y ऑफ k माइनस 1 और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा है, फिर ये पूरा होल स्क्वायर को एक्सपैंड करने पे आपको कुछ टर्म्स कैंसिल होते हुए दिखेंगे। कंप्लीट कैंसिलेशन और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इक्वेशन आएगी जो आपको यूज़ करनी है
नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए जब प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर आपका ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो ये दो इक्वेशन हमारे पास दो केसेस के लिए आ गई फॉर रीजन 1 ओनली। अभी यही पूरा प्रोसेस हमें रीजन 2 के लिए भी करना है। सो रीजन 2 पे स्विच करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। अगर वो कैलकुलेट नहीं किया और वो डिराइव नहीं किया तो आप आगे के डिसीजन पैरामीटर्स कंप्यूट ही नहीं कर पाओगे। सो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर को कंप्यूट करने के लिए हमारी जो एलिप्स की इक्वेशन थी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखने पे, जो कि पहला डिसीजन मतलब P1 ऑफ K आया था, ये जेनरिक डिसीजन पैरामीटर की इक्वेशन हमने लिखी थी एलिप्स की इक्वेशन में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखने पे। जब हम इस इक्वेशन में एक्स के और वाई के की जगह रीजन 1 का स्टार्टिंग पॉइंट डालेंगे, स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट जो कि है 0,ry, तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी। इसे सॉल्व करने पे आपके पास इनिशियल डिसीजन पैरामीटर आएगा विच इज़ P1 नॉट इक्वल टू ry स्क्वायर प्लस rx स्क्वायर बाई 4 माइनस ry इंटू rx स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक टर्म में स्क्वायर है, एक टर्म में नहीं है। ओके, ये था पहले रीजन की डेरिवेशन। सिमिलरली अब आपको सेकेंड रीजन के डिसीजन पैरामीटर्स भी डिराइव करने हैं। सेकेंड रीजन में भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, लेकिन सेकेंड रीजन में आपके पास जो दो पिक्सेल्स में से चॉइस हैं वो पिक्सेल्स क्या हैं वो आपको गड़बड़ नहीं करना है, वो आपको ध्यान से लिखना है, क्योंकि अगर आपने पहले ही स्टेप में गड़बड़ कर दी तो पूरा प्रोसीजर गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं जिनमें से आपको चूज़ करना है, यानी हर स्टेप में y डिक्रीमेंट करेगा लेकिन x को इंक्रीज करना है या नहीं वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। सो इन दोनों पॉइंट्स का हमने सबसे पहले मिड पॉइंट निकाला है, सेम तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को सम अप करके डिवाइड बाय 2 करा है। इस मिड पॉइंट को फिर एलिप्स की इक्वेशन में रखा है और ये हमारा डिसीजन पैरामीटर आया है P2K, यानी डिसीजन पैरामीटर फॉर रीजन 2 इन kth आइट्रेशन। फॉर k+1th आइट्रेशन हमने x के और y को x ऑफ k+1 और y ऑफ k+1 से रिप्लेस करा है और कुछ नहीं करा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि y ऑफ k+1 हमेशा मतलब हर आइट्रेशन में प्रीवियस वैल्यू से डिक्रीमेंट करेगा ही, सो इस वैल्यू की जगह हमने y ऑफ k-1 लिखा है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करा है और जब आप ऐसे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स लिखेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट इक्वेशन आएगी। यहाँ पे लास्ट के दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिफरेंट साइंस है, वैल्यू सेम है। अब आपको जो ब्रैकेट्स में से मतलब जिन ब्रैकेट्स के आगे सेम टर्म है उन ब्रैकेट्स के कंटेंट्स को आप कॉमन ले सकते हैं, मतलब उन ब्रैकेट्स के टर्म्स को आप साथ में लिख सकते हैं सेम टर्म को कॉमन लेके, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि कौन सा साइन आप यूज़ कर रहे हैं ब्रैकेट के बाहर, उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होंगे और फिर आपके बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे भी मैंने प्रीवियस रीजन की तरह ही ग्रुपिंग करी है, जो रिमेनिंग टर्म्स थे 2 ऑफ y के और 2 इन दोनों को कंबाइन करा है ताकि आपका टर्म बन जाए 2 ऑफ y के प्लस 1, क्योंकि इट वुड बी -2y के प्लस 2। इसमें से मैंने अगर माइनस वैल्यू कॉमन निकाली सो 2y के -1 और y के माइनस क्या है, सॉरी y के -1 क्या है, y ऑफ के प्लस 1, यानी नेक्स्ट आइट्रेशन में y के की वैल्यू चेंज हो जाती है y ऑफ के -1 में, तो इसे मैं लिख सकती हूँ -2y ऑफ के प्लस 1, ठीक है। k प्लस 1 इसलिए क्योंकि वो नेक्स्ट आइट्रेशन है, वैल्यू क्या है y ऑफ के सब्ट्रैक्टेड बाय 1, ओके। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे k+1 है, यहाँ पे -1 है, ओके। अब लास्ट में आपकी फाइनल इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हुए जो आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। अब
इस पॉइंट पे आपके पास दो वैल्यूज़ हैं फॉर एक्स। पिछले रीजन में दो वैल्यूज़ पॉसिबल थी y के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे x के कॉरस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं और वो दो वैल्यूज़ डिपेंड करेंगी कि क्या वैल्यू रही थी डिसीजन पैरामीटर की प्रीवियस आइट्रेशन में। तो अगर डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 थी, ग्रेटर दैन 0 मतलब जब हमने मिड पॉइंट को एलिप्स की इक्वेशन में रखा तो वो मिड पॉइंट बाहर लाई कर रहा था। सी, अगर ये मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट बाहर लाई कर रहा था एलिप्स की बाउंड्री से, ये मिड पॉइंट है आपका, ठीक है। सो आपने जब इक्वेशन में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे तो ग्रेटर दैन 0 वैल्यू ये डिनोट करती है कि मिड पॉइंट एलिप्स की बाउंड्री के बाहर लाई कर रहा है। अगर वो बाहर लाई कर रहा है तो जो इनर पॉइंट है, यानी जो x के वैल्यू है जिसमें हमने x की कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट नहीं किया, जस्ट बिलो वाला पॉइंट, अगर ये प्रीवियस पॉइंट था, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट जो है वो क्लोजर होगा एज कंपेयर्ड टू दिस पॉइंट जिसमें हमने x में एक इंक्रीमेंट करा है और y में एक डिक्रीमेंट करा है, ठीक है। सो अगर मिड पॉइंट बाहर लाई करता है सो इसका मतलब जो मिड पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पिक्सल, ये डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पिक्सल, ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन एलिप्स की बाउंड्री का डिस्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड पिक्सल इज मोर एज कंपेयर टू एलिप्स की बाउंड्री का डिस्टेंस फ्रॉम इनसाइड वाला पिक्सल, ठीक है। सो इसीलिए इस केस में आपको नेक्स्ट पॉइंट जो चूज़ करना है वो इमीडिएट बिलो वाला पॉइंट चूज़ करना है। ये ऐसा क्यों है कि हम नीचे वाला पॉइंट चूज़ कर रहे हैं, ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम में भी, जब मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया था। सो आप वहाँ पे भी वापस रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए। अभी हम अपनी डेरिवेशन कंटिन्यू रखते हैं। ये डिसीजन पैरामीटर को अपडेट करने की इक्वेशन रहेगी जब आप रीजन 2 में है और आपका प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर ग्रेटर दैन 0 है, और अगर आपका प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर लेस दैन इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इक्वल टू 0 एक डिफरेंट केस के साथ आ रहा है। प्रीवियस रीजन में इक्वल टू 0 आया था ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है। सो ये चीज़ भी आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि डिसीजन पैरामीटर की ये जो साइन है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन से केस में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट एक बार आप खुद डेरिवेशन करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए एटलीस्ट 1-2 बार और मैच कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मेंशन कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, चाहे फेसबुक के हमारे इजी इंजीनियरिंग क्लासेस के पेज पे, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ओके। सो इस केस में जब आपने x ऑफ k प्लस 1 को x ऑफ k प्लस 1 सब्सटीट्यूट करा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो ये ऐसी इक्वेशन आएगी, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे और ये फाइनल डिसीजन पैरामीटर आएगा, ऑलराइट। अब रीजन 2 के लिए इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट हमें करना है। सी, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। यहाँ पे कोई भी प्री डिफाइंड इनिशियल पॉइंट नहीं होगा जहाँ से रीजन 2 स्टार्ट होता है। एक्चुअली जब आप रीजन 1 प्लॉट करना ख़त्म करोगे, आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचोगे जहाँ पे स्लोप ग्रेटर दैन -1 आ रहा है। तो उस पॉइंट पे, उस टाइम पे जो भी लास्ट पॉइंट होगा जो आपने अपने न्यूमेरिकल में लिखा होगा या कैलकुलेट करा होगा, वो पॉइंट बनेगा रीजन 2 का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो अगर ये पर्टिकुलर आपका एलिप्स है और आपने रीजन 1 प्लॉट कर लिया है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ग्रेटर दैन -1 हो जाता है, सो ये आपका जो रीजन 2 है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये पॉइंट ही बनेगा, ठीक है। या फिर फर्स्ट पॉइंट जिस पे स्लोप ग्रेटर दैन -1 आया था। और क्योंकि हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, रीजन 2 का कोई स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा, इसीलिए हम यहाँ पे एक जेनरिक इक्वेशन लिख रहे हैं। जेनरिक इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं? जो सेकेंड रीजन का डिसीजन पैरामीटर
की इक्वेशन थी जो हमने एलिप्स की इक्वेशन में मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके ऑब्टेन करी थी, उसमें हम एक्स के और वाई के की जगह एक्स और वाई लिख रहे हैं और यहाँ पे आपको वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है जो रीजन 1 का लास्ट पॉइंट है। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर और आज की डेरिवेशन समझ आ गई होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इट इज़ अ लेंदी डेरिवेशन आई नो, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसको अगर आप नहीं समझे और आप डायरेक्टली इन कॉन्सेप्ट्स या इन डिसीजन पैरामीटर्स को लर्न करने लगे सो बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। इवन इफ़ इन द वर्स्ट केस आप ये एग्जैक्ट फॉर्मूला भूल जाते हो, तो अगर आपको डेरिवेशन करने का तरीका पता है तो वो आपको हेल्प करेगा आपके थ्योरी एग्जाम्स में इन कॉलेजेस। ओके, so that's all from me for this lecture. Thank you for watching. Stay tuned to our channel for easy engineering classes. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख सके। कोई भी हम अपडेट डालें अपने चैनल पे और कोई भी क्वेश्चनर करें तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, आपको पता हो कि क्या चल रहा है हमारे चैनल से रिलेटेड। So that's all. Thank you for watching. Good luck.